भाग 3 में आपका स्वागत है। तो आगे हम पढ़ेंगे यहाँ से कि आइए अब यूक्लिड के 5 अवधारणाओं यानी पोस्टुलेट्स की चर्चा करें। अभी आपने 5 अभिग्रहित पढ़े थे, अब 5 अभिधारणा पढ़ोगे। ठीक है। अब पोस्टुलेट्स ये इस प्रकार है। पहली अभिधारणा, एक रेखा से एक अन्य बिंदु तक एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। आप यहाँ एक बिंदु लो, यहाँ एक बिंदु लो, तो ऐसे बहुत सारी रेखा खींचोगे, सब टेढ़ी मेढ़ी होंगी, लेकिन सिर्फ एक रेखा है जो दोनों बिंदु से होकर जाएगी। ये हो गया पहली अभिधारणा, पहला पोस्टुलेट यूक्लिड का। ध्यान दीजिए कि यह अभिधारणा हमें बताती है कि दो भिन्न यानी डिस्टिंक्ट बिंदुओं से कम एक रेखा अवश्य खींची जा सकती है, परंतु इससे यह नहीं ज्ञात होता कि ऐसी एक से अधिक सीधी रेखाएं नहीं हो सकती। परंतु अपने समस्त कार्यों में यूक्लिड ने बिना कुछ बताए यह बार बार कल्पना की है कि दो भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय यानी यूनिक रेखा यानी एक ही रेखा खींची जा सकती है। हम इस परिमाण को एक अभिग्रहित के रूप में नीचे दे रहे हैं। इसको अभिग्रहित में भी बताया गया है। दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो इसलिए इस भाषा को कह दिया गया अभिग्रहित यानी एक्जिमो फर्स्ट 5.1। अब समझाने के लिए लिखा है कि बिंदु P से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो भाई बिंदु P से तो बहुत सारी खींची जा सकती हैं। ठीक है। जो बिंदु Q से होकर भी जाती हो, तो बिंदु ये Q मान लो, ये P था, ये Q, तो Q से तो एक ही खींच सकते हो ना, तो केवल एक खींच सकते हो। तो यह रेखा PQ बनेगी फिर। और बिंदु Q से जाने वाली ऐसी कितनी रेखाएं हैं जो बिंदु P से भी होकर जाती हैं, तो केवल एक। अर्थात रेखा PQ चित्र में आपको दिख रहा है, रेखा PQ। इस प्रकार उपरोक्त कथन एक स्वयं सिद्ध यानी सेल्फ एविडेंस सत्य है और इसीलिए हम इसे एक अभिग्रहित के रूप में मान लेते हैं। तो अभिग्रहित वो होते हैं, एक्जिमो वो होते हैं जो अपने आप में ही सत्य होते हैं, उन्हें प्रूफ नहीं किया जा सकता या प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही सत्य जो है अपने अंतर्मन से मान सकते हैं। ठीक है। दूसरी अभिधारणा पढ़ेंगे, पोस्टुलेट। एक शांत रेखा यानी एक टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी ये जो हम दो बिंदु के आगे इधर तीर लगाते हैं, इसको हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। और दो बिंदु के बीच के भाग को लाइन सेगमेंट रेखाखंड कहते हैं। ध्यान दीजिए कि जिनको हम आजकल रेखाखंड, शांत रेखा को क्या बोलते हैं, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट कहते हैं, उसे यूक्लिड ने शांत रेखा कहा था। अतः वर्तमान की भाषा में दूसरी अभिधारणा यह कहती है कि एक रेखाखंड के दोनों ओर विस्तृत करके यानी बढ़ाकर एक रेखा बनाई जा सकती है। तो दोनों दिशाओं में बढ़ाकर एक रेखा ही बन सकती है। ठीक है। अभिधारणा 3 पढ़ेंगे। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। कोई भी आप एक केंद्र लो और प्रकार लेके कोई एक त्रिज्या लो और उसको ऐसे घुमा दोगे तो आपको एक वृत्त बन जाएगा, सर्कल। ठीक है। चौथी अभिधारणा, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर है। यानी जितने भी 90 डिग्री के एंगल बनाओगे आप, या जितने भी 90 डिग्री के कोई भी डायग्राम बनाओगे, तो सभी 90 डिग्री के जो मान होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है। यानी समकोण लो, छोटा लो, बड़ा लो, जैसे भी लो, तो सभी समकोण जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है। पांचवी अभिधारणा पढ़ेंगे। लिखा है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलाकर दो समकोणों से कम हो। दो समकोण यानी 90 90 180 यानी 180 से कम एंगल बने, यानी 169 178 ऐसे बने। तो जैसे दो रेखाएं सीधी, इसको एक रेखा ऐसे काट रही है, तो इसके एक ही ओर के एंगल 1 और एंगल 2 लो, तो इन दोनों को जोड़ोगे नाप के, तो ये 180 से यानी दो समकोण से कम आएगा। तो इसका मतलब है कि इनको आगे बढ़ाओगे तो ये मिल जाएंगी। ठीक है। आगे बढ़ाओगे मिल जाएंगी। और अगर 180 से ज्यादा हो तो वो आगे बढ़ाने पे नहीं मिलेंगी। यानी ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। ठीक है। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाएं। यानी जहां पर ये दोनों को जोड़ोगे और ये दो समकोणों से कम आएगा और इन दोनों को अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाएं, तो उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग यानी इन दोनों कोणों का योग दो समकोणों से कम होता है। ठीक है। तो ये इनकी पांचवी उदाहरणा थी। तो उदाहरणत आकृति 5.6 में रेखा PQ, तो देखो आपको ये रेखा PQ दिख रहा है।
रेखाओं ए बी और सी डी पर इस प्रकार गिरती है कि अंतःकोण 1 और 2 का योग जो कि पी क्यू के बाईं ओर स्थित है, यानी ये रहा एंगल 1 एंगल 2 और ये ए बी रेखा के इस तरफ है ए की ओर, और वो 180 डिग्री से कम है, तो अतः रेखाएं ए बी और सी डी अंततः पी क्यू के बाईं ओर प्रतिच्छेद करेंगी। तो यानी इस साइड कम आएगा 180 से, तो इसी साइड ये दोनों बढ़ाने पे मिलेंगी। ठीक है। उपरोक्त पांचों अभिधारणाओं को केवल देखने मात्र से यह स्पष्ट पता चल जाएगा कि अन्य अभिधारणाओं की तुलना में अभिधारणा 5 कुछ अधिक जटिल है। दूसरी ओर अभिधारणा 1 से 4 इतनी सरल है और स्पष्ट है कि इन्हें स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में मान लिया जाता है, परंतु इसे सिद्ध करना संभव नहीं है। इसीलिए इन कथनों को बिना उत्पत्ति यानी प्रूफ के स्वीकृत कर लिया गया है। तो उन कथनों को जिनको हमने बिना उत्पत्ति यानी बिना प्रूफ किए हमने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि वो सत्य हैं, उन्हीं को बोलते हैं अभिधारणा या अभिग्रहित, एक्जिमो या पोस्टुलेट्स। तो इस जटिलता के कारण पांचवी अभिधारणा पर अगले अनुच्छेद में अधिक ध्यान दिया जाएगा। तो अभी पांचवा हमें और पढ़ना है दोबारा से आगे। तो लिखा है कि आजकल अभिधारणा और अभिग्रहित दोनों पदों को एक दूसरे के लिए एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में अभिधारणा एक क्रिया यानी वर्ब है। जब हम कहते हैं कि आइए अभिधारणा करें, तो इसका अर्थ है कि आइए विश्व में प्रेक्षित परिघटनाओं यानी फिनोमिना के आधार पर कुछ कथन कहें। इसकी सत्यता या मान्यता की जांच बाद में की जाती है। यदि वह सत्य है तो उसे अभिधारणा के रूप में स्वीकृत कर लिया जाता है। कुछ अभिग्रहितों का एक निकाय यानी एक सिस्टम अविरोधी यानी कंसिस्टेंट कहलाता है। कुछ अभिग्रहितों का एक निकाय अविरोधी कहलाता है। यदि इन अभिग्रहितों से एक ऐसा कथन निर्मित करना असंभव हो जो किसी अन्य अभिग्रहित या पहले सिद्ध किए गए किसी कथन के विरोधी यानी कॉन्ट्राडिक्टरी हो, तो अतः सभी अभिग्रहितों का कोई निकाय दिया हो तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह निकाय अविरोधी हो। तो अभिग्रहितों के बारे में कुछ खास बताया नहीं है। तो बोला है कि अभिग्रहितों का एक सिस्टम होता है जो कि कंसिस्टेंट होता है, यानी वो भी सत्य होता है, उसको भी प्रूफ नहीं किया जा सकता, केवल माना जा सकता है। ठीक है। तो यूक्लिड ने अपनी अभिधारणाएं और अभिग्रहितों को देने के बाद इनका प्रयोग अन्य परिमाणों को सिद्ध करने में किया, यानी इन दो का इस्तेमाल अन्य चीजों को प्रूफ करने में होता है। फिर भी इन परिमाणों का प्रयोग करके उन्होंने निगमनिक तर्कण यानी डिडक्टिव रीजनिंग द्वारा कुछ और परिमाणों को सिद्ध किया। जिन कथनों को सिद्ध किया वे साध्य यानी प्रोपोजिशंस, ठीक है, प्रोपोजिशंस या प्रमेय यानी थ्योरम कहलाती थी। तो इन्हीं की हेल्प करके जो आगे चीजें बनी जिन्हें हम सिद्ध भी करेंगे तो वो कहलाती हैं साध्य या परिमेय। यूक्लिड ने अपने अभिग्रहितों, अभिधारणाओं, परिभाषाओं और पहले सिद्ध की गई परिमेयों का प्रयोग करके एक तार्किक श्रृंखला में 465 साध्य निगमित यानी डिड्यूस किए, और ज्यामिति के कुछ अगले अध्यायों में आप इन अभिधारणाओं का प्रयोग करके यानी अभिग्रहितों का प्रयोग करके कुछ प्रमेयों को सिद्ध करोगे। तो अभी आगे के जो चैप्टर है उसके अंदर बहुत चीजें आप प्रूफ करोगे, तो उसके अंदर इन्हीं का बार बार काम आएगा। बिंदु, रेखा, तल, कोण, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। तो आइए आगे आने वाले उदाहरणों में देखें कि यूक्लिड ने कुछ परिमाणों को सिद्ध करने के लिए अपनी अभिग्रहितों, अभिधारणाओं का किस प्रकार प्रयोग किया। तो उदाहरण 1 में लिखा है कि यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं, तो ए, बी, सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदु ए और सी के बीच में है, तो बी जो है वो ए और सी के बीच में है। तो सिद्ध कीजिए कि ए और बी, ए बी यानी ए बी को नाप के जोड़ें बी सी को नाप के जोड़ें तो बराबर होगा ए सी, तो बराबर होगा ए सी। उपरोक्त आकृति में ए बी जमा बी सी के साथ ए सी संपाती है। साथ ही यूक्लिड का अभिग्रहित 4 कहता है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। अतः यह सिद्ध किया जा सकता है कि इन दोनों को जोड़ो तो ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे आपका उत्तर बना अभिग्रहित 4 एक्जिमो 4, जिसमें कहा गया था कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों यानी एक दूसरे के बराबर हों, कंसिस्टेंट हों,
तो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो अब क्योंकि ये समांतर है, मतलब ये दोनों का जोड़ AC के संपाती है, यानी एक ही लाइन के ऊपर वही लाइन चल रही है, तो इसीलिए इन दोनों का जोड़ इस AC के बराबर है। तो ध्यान दीजिए कि इस हल में यह मान लिया गया है कि दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। ठीक है। उदाहरण 2,